नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित श्रृंखला सच का सामना में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पूना पैक्ट आजादी के आंदोलन के दौरान की एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना है जिसने न केवल स्वतंत्रता आंदोलन पर असर डाला बल्कि आजाद भारत की राजनीति को भी एक नई शक्ल दे दी थी। पूना पैक्ट ही वो वजह बना जिसने दुनिया में सबसे बड़े अफर्मेटिव एक्शन यानी कमजोर तबकों, कमजोर जातियों को आरक्षण का रास्ता खोला था। लेकिन इस पूना पैक्ट को आकार देने के पहले एक अच्छा खासा विवाद राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था और अंबेडकर और महात्मा गांधी दोनों आमने सामने आ गए थे। तो आज हम इसी पूना पैक्ट की बात करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी। प्रोफेसर पुनियानी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक बार फिर से नमस्कार। बहुत बड़ा स्टेप मैं इसको समझता हूँ 20वीं सदी का। अगर आजादी का आंदोलन और आजादी मिलना एक बड़ी अचीवमेंट थी हिंदुस्तान की, तो ये भी एक बड़ा क्रांतिकारी कदम था जिसने उन बहुत सारे तबकों को जिनको हिंदू समाज ने दबा के रखा हुआ था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत सवर्ण उन्हें अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे और अंततः उन्हें कम से कम इस पर राजी होना पड़ा कि वो इस तबके को आरक्षण की व्यवस्था देंगे। तो ये पूना पैक्ट इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आजादी के बाद जब संविधान बना तो उसमें भी इसकी व्यवस्था की गई और हम जानते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों को आरक्षण दिया गया। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले ये पूना पैक्ट की एक बैकग्राउंड आप हमारे दर्शकों को बता दें कि ये कहां से आया, क्यों सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई, कहां से अंबेडकर ने इसको मुद्दा बनाया और फिर कैसे इसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष चला। जी मुकेश जी, बहुत धन्यवाद। पहले तो बता दूं कि आपने अपनी प्रस्तावना में जो बात कही है वो बिल्कुल सटीक है, क्योंकि आज पूना पैक्ट को दो प्रकार से देखा जाता है। कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि ये महात्मा गांधी ने डॉक्टर अंबेडकर पर दबाव लाया और उसके लिए उनको इसको साइन करना पड़ा। ये एक तरफ की बात है। और दूसरी तरफ जो अगर हम एक निष्पक्ष तौर से देखें तो उसमें आपकी जो प्रस्तावना है वो काफ़ी करीब है कि इसमें अंबेडकर जितना चाहते थे उतना नहीं मिला, पर दलितों के सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता पहली बार खुल गया। कि इसकी एक ही लाइन में प्रस्तावना में कह दूं, क्योंकि अंबेडकर का उद्देश्य जहां एक तरफ सामाजिक सुधार का था, दूसरी तरफ वो कोशिश कर रहे थे कि राज्य व्यवस्था में भी उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिले। और उचित प्रतिनिधित्व से उनका मतलब था सरकारों में, नौकरशाही में, शिक्षा में। तो 1932 में जैसे ये मैकडॉनल्ड अवार्ड आया, उसको कम्युनल अवार्ड कहते हैं। कम्युनल अवार्ड में जो ब्रिटिश मिनिस्टर मैकडॉनल्ड थे, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने घोषित किया कि भारत में जो इलेक्टोरेट होगा, इलेक्टोरेट यानी एक चुनावी क्षेत्र होगा, उसमें 3 पृथक इलेक्टोरेट होंगे। 3 पृथक होंगे, एक मुसलमानों के लिए, एक सिखों के लिए और एक दलितों के लिए। बाकी जो सामान्य है वो सब लोगों के लिए, बच्चे लोगों के लिए, हिंदू मुख्य समाज के लिए। अब जहाँ तक महात्मा गांधी का सवाल था, मुसलमानों के पृथक इलेक्टोरेट के बारे में वो ज़्यादा नहीं कर सकते थे, सिखों के बारे में भी वो ज़्यादा नहीं कर सकते थे, पर उन्हें लगा कि अगर दलितों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिला तो इस समाज की जो एकता है, क्योंकि दलित कोई एक जगह तो सीमित नहीं है, पूरे देश में हर गांव में, हर शहर में दलित और सवर्ण पास पास रहते हैं। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट मिला तो यहाँ के एक समाज में फूट पड़ जाएगी, देश की एकता में एक बहुत बड़ी फूट पड़ जाएगी। तो उन्होंने इसका पूरा विरोध किया और विरोध इस हद तक किया कि उन्होंने इस पे आमरण अनशन की घोषणा कर दी। और आमरण अनशन जब उन्होंने चालू किया तो उस समय निश्चित रूप से डॉक्टर अंबेडकर को पर दबाव भी आया और उनको पुनर्विचार भी करना पड़ा। एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर एक इस प्रकार के सकारात्मक तरीकों में देखते थे कि जो समाज को पहले से ज़्यादा सशक्त बनाए, ये उनका एक सोच था। और दूसरा, वो पूरी अपनी मांग भी रखते थे। अब यहाँ जब महात्मा गांधी का बहुत इस प्रकार से हालत बिगड़ने लग गई तो बहुत सारे नेताओं ने
अंबेडकर के साथ मीटिंग की। ये नेताओं में मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, चिमनलाल सीतलवाड़, सी राजगोपालाचारी, ऐसे बहुत सारे कांग्रेस के और शीर्षस्थ नेता थे। और अंबेडकर के साथ उन्होंने जो मीटिंग की, उस मीटिंग में उन्होंने ये तय किया कि ये जॉइंट इलेक्टोरेट होगा और उसमें दलितों के लिए, जिसको डिप्रेस्ड क्लासेस शब्द यूज किया गया था, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए आरक्षण होगा। और आरक्षण में गांधी का एक आग्रह था कि जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए 78 जो सीट्स रखी गई हैं वो कम है और उसके बदले 148 सीट्स रखी जाना चाहिए। तो अंबेडकर ने पूरा विचार किया और उसके बाद जब इनकी मीटिंग हुई तेज बहादुर सप्रू के ग्रुप से, तो उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने के बाद अब यहाँ दो प्रकार के विचार सामने आते हैं। एक तरफ गांधीवादी जो लोग हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का हृदय परिवर्तन हुआ। दूसरी तरफ जो उग्र दलित विचारधारा में विश्वास रखते हैं वो कहते हैं कि महात्मा गांधी ने अंबेडकर पर का विश्वासघात किया, उनको सॉर्ट ऑफ ब्लैकमेल किया। ऐसे कई स्कॉलर भी उस प्रकार की बात रखते हैं। पर इस पर अंबेडकर खुद क्या कहते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बात सबसे उचित तरीके से एक प्रमुख अंबेडकरवादी लेखिका गेल ऑम्वेट, जिनकी अभी अभी मृत्यु हुई, उन्होंने अंबेडकर के ऊपर बहुत काम किया और उनकी एक छोटी सी मिनी बायोग्राफी है जो पेंगुइन में प्रकाशित की। तो गेल ऑम्वेट उसमें लिखती हैं कि इसके बाद अंबेडकर ने जो भाषण दिया वो रिकन्सिलिएटरी, मतलब जोड़ने वाला भाषण था। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि मैं इसको स्वीकार करता हूँ और जिस रूप में है। साथ में उन्होंने ये बात कही कि इसके साथ दलितों को बाकी नौकरियों में भी आरक्षण मिलना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, जो शिक्षा का लिए बजट है, शिक्षा के बजट का एक भाग ये डिप्रेस क्लासेस को मिलना चाहिए। तो इसमें से 3 चीज़ें अंबेडकर की तरफ से आई। गांधी की तरफ से क्या आया? गांधी की तरफ से एक नई प्रक्रिया चालू हुई। उन्होंने पहले तो ये बात कही कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हिंदू धर्म खत्म हो जाए तो चलेगा, पर अनटचेबिलिटी ये जिंदा नहीं रहना चाहिए। यानी छुआछूत के वो कितना खिलाफ थे, ये उसका एक दर्शक है कि जब तक छुआछूत है हिंदू धर्म का कोई वजूद नहीं है। एक बात उन्होंने कही। फिर उन्होंने इस बात को कहा कि हम अनटचेबिलिटी इरेडिकेशन सोसाइटी, यानी छुआछूत के खिलाफ एक राष्ट्रीय कैंपेन चलाएंगे। ये दूसरी बात है कि जो चीज़ अभी तक समाज में सदियों से चल रही थी, इस चीज़ ने एक गांधी की चेतना पर ये दबाव लाया कि आप एक तरफ तो हिंदू एकता की बात कर रहे, देश की एकता की बात कर रहे, और दूसरी तरफ छुआछूत जैसी भयंकर प्रथा आपके समाज में प्रचलित है। तो उन्होंने छुआछूत के खिलाफ जो अभियान छेड़ा, उसकी सबसे बड़ी शुरुआत यहीं से होती है। और उसके तरीके अलग अलग थे। अंबेडकर ने भी अपनी बात रखी कि छुआछूत के साथ साथ जो पानी पीने का अधिकार है, मंदिर में जाने को तो उन्होंने एक दुय्यम दर्जे पर रखा, पर उन्होंने ज़्यादा जोर जो दिया वो था राजनीतिक प्रतिनिधित्व, शैक्षणिक प्रतिनिधित्व और नौकरियों में प्रतिनिधित्व के साथ साथ समाज में मेल जोल। अंबेडकर यहाँ बहुत बाद में तो जाकर, लेकिन प्रोफेसर पुनियानी, मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ। मैं कुछ चीजों से थोड़ा असहमत हूँ। गांधी हिंदू धर्मावलंबियों को या हिंदू समाज को बंटने नहीं देना चाहते थे। हकीकत ये है कि वो तो पहले से बटा हुआ था, पहले से ही 4 खंडों में बांट रखा था आपने, एक 5वां वर्ग और बना रखा था छूतों का, और ये बटा हुआ था। और गांधी सिर्फ सोशल रिफॉर्म पर निर्भर करना चाहते थे। उन्हें राजनीतिक अधिकार देने के लिए पहले तैयार नहीं थे। उस समय तक किसी भी नेता ने, यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी इस अधिकार की बात नहीं की थी। और जब अंबेडकर ने इस सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की तो पूरे हिंदुस्तान में ब्राह्मणवादी सवर्ण हिंदू समाज लामबंद हो गया और इस तरह का माहौल बनाया गया कि अंबेडकर के खिलाफ हिंसा हो सकती, उनको धमकियां मारने की आने लगी और ये पूरा दबाव बनाया। और ये दबाव गांधी जी ने भी अपने आमरण अनशन के जरिए भी बनाया। तो ये एक ब्लैकमेलिंग जैसी चीज तो थी, ये हमें स्वीकार करना चाहिए। और खास तौर से मदन मोहन मालवीय जैसे नेता
जो कि हिंदू सभा के भी नेता थे और खाटी ब्राह्मणवादी नेता थे। तो उन्होंने अपने तय पूरा दबाव बनाया अंबेडकर पर, और अंबेडकर ने एक समय तो ये भी कह दिया था कि मैं सेपरेट इलेक्टोरेट को छोड़ने के बजाय फांसी लगाना पसंद करूंगा। तो एक पक्ष ये था, अंबेडकर को दबाव में लाया गया और वो इससे कभी संतुष्ट नहीं हुए, इस समझौते से भी। ये जरूर है कि उनको डराया गया कि अगर गांधी जी नहीं रहे तो सोचिए कितने हालात बिगड़ जाएंगे और देश भर में जो निचली जातियां हैं उनको निशाना बनाया जाएगा, उनके खिलाफ हिंसा होगी। और शायद इसीलिए उन्होंने ये समझौता भी किया कि ये इस तरह की स्थितियां न पैदा हों। लेकिन वो पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे और बाद में ये मोहभंग दिखता भी है आगे जाकर 1945 के आसपास कि कांग्रेस ने एक तरह से छला है उनको, जो जिस तरह से उनको मौका देना चाहिए राजनीति में वो नहीं दे रहे हैं। तो एक ये बड़ा पूरा अंबेडकर का संघर्ष है पूरे एक हिंदू समाज के साथ, जो हिंदू समाज के साथ नहीं बल्कि कहना चाहिए ब्राह्मणवादी समाज के साथ, जो कि उनके खिलाफ हिंसक तक हो रहा था और उसने बापू पर भी ये दबाव बनाया था और राजनीतिक अधिकार न दिए जाएं। अगर ये अंबेडकर न करते तो शायद उन्हें ये अधिकार कभी मिलते ही नहीं। तो इस लिहाज से अंबेडकर की भूमिका इस मामले में कम से कम, गांधी तो बहुत बड़े नेता थे लेकिन इस मामले में वो गांधी से भी आगे निकलते दिखते हैं। देखिए, ये इसमें जो हम बात कर रहे हैं उसका लुब्बो-लुआब यही है कि क्या एक कदम पर कदम में पूरा अलग दलितों को पूरे अधिकार मिल सकते थे। जो आप कह रहे हैं अंबेडकर का उद्देश्य तो हमेशा यही रहा है कि पूरी तौर से पूरे अधिकार मिल जाए, और गांधी का जो दूसरा आंदोलन था वो सवर्ण जातियों को भी साथ में लेकर चलने का था। क्योंकि देखिए, गांधी जी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी यहाँ से ब्रिटिश राज्य का खात्मा, और अंबेडकर भी जगह जगह लिखते हैं कि जब स्वराज होगा तो हम अपनी मांगों को ज़्यादा मजबूती से रख पाएंगे। ये थियोरेटिकली उन्होंने बार बार लिखा है। यानी आज़ादी के आंदोलन के खिलाफ अंबेडकर कभी नहीं रहे, वो उनकी जो भी भूमिका हो। और महात्मा गांधी का केंद्रीय उद्देश्य था आज़ादी के लिए, और उसमें अगर हिंदुओं के अंदर, जैसे आपने कहा सवर्णों में और दलितों में इस प्रकार की फूट पड़ जाती तो निश्चित रूप से ब्रिटिश विरोधी आंदोलन कमज़ोर हो जाता। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि सेपरेट इलेक्टोरेट न होने के कारण बाद में अंबेडकर को राजनीतिक तौर पे नुकसान भी हुआ। उन्होंने जो पार्टी बनाई बहुजन, ये उनकी जो शुरुआत की पार्टी थी उसमें उसके आधार पे वो खड़े हुए, वो पार्टी कहीं भी चुनाव में जीत नहीं पाई। और कांग्रेस ने उस प्रकार से कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो चाल खेली उसमें डिप्रेस क्लासेस का प्रतिनिधित्व शुरू में कम रहा। अब खैर ये बाद की बात है कि उसमें भी मोहभंग अंबेडकर को 2-3 साल बाद भी हुआ था, क्योंकि उसमें भी 2 स्टेजेस रखे थे। पहले 4 दलितों को चुनेंगे, उसमें से फिर 1 को लेंगे। तो अंबेडकर ने ये भी रियलाइज़ किया, ये भी महसूस किया कि जो दलित हैं, डिप्रेस क्लासेस हैं, वो इतना इलेक्शन का खर्चा नहीं संभाल सकते हैं, तो ये उनके लिए मुश्किल होगा ना। तो लुब्बो-लुआब ये है कि इसके दोनों पक्ष हैं, पर पक्ष की गहराई इसमें है कि गांधी इसका एक मध्य मार्ग जो देश को उस समय चाहिए था, और जो पूरे देश को साथ में, क्योंकि गांधी सवर्णों को भी साइड में नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि उसको भी वो छोड़ देते तो हमारे आज़ादी के आंदोलन में एक प्रकार से और फूट पड़ जाती, तो वो उनका एक मुख्य कंसिडरेशन होगा। और इसको अंतिम बात मैं कह दूं कि उसमें देखिए गांधी और अंबेडकर का फ़र्क समझना हो तो यहाँ एक देख सकते हैं कि गांधी अंत तक उन्होंने कहा मैं सनातनी हिंदू हूँ, हिंदू धर्म के अंदर ये बदलाव की कोशिश कर रहे थे जितनी भी हुई। और अंबेडकर ने कहा मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, वो मेरे हाथ में नहीं था, पर मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। तो खैर दोनों महापुरुष थे, दोनों के विचारों में अलगाव था, वो तो हमें समझ। यहाँ एक चीज और जोड़ी जा सकती है कि गांधी जाति व्यवस्था के खिलाफ नहीं थे, वो जाति व्यवस्था को मानते थे, इसलिए उसको तोड़ने के लिए भी तैयार नहीं थे। कि जबकि जो अंबेडकर थे वो जाति व्यवस्था का विनाश चाहते थे, उसको खत्म करना चाहते थे। तो एक मूलभूत अंतर दोनों में था, बुनियादी फर्क था दोनों के सोच में। और अंबेडकर ये भी मानते थे कि हमें आजादी चाहिए, लेकिन अगर इन वर्गों को आजादी नहीं मिलेगी तो वो आजादी भी बेमानी होगी। तो ये उनका बहुत स्पष्ट मानना था और इन वर्गों के लिए वो आजादी चाहते थे, इसलिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। बहरहाल अब ये 2 चीजें इसमें हम और डिस्कस करना चाहेंगे। एक तो ये बात है कि
इस पूना पैक्ट के बाद पूरे हिंदू समाज को ये स्वीकार करना पड़ गया कि हमें दलितों और जो कमजोर जातियां हैं उनको बराबर में लाना है, उनको अधिकार देना है। तो पहली बार ये रियलाइजेशन इस पूना पैक्ट के जरिए हुआ। इस पर आपकी टिप्पणी? जी, इसमें देखिए, अभी तक तो जो सवर्ण हिंदू समाज था वो दलितों की पूरी पूरी उपेक्षा कर रहा था कि दलित भी हमारे समाज में मैटर करते हैं, उनका भी महत्व है और उनको बराबरी में लाने की जिम्मेदारी हमारी भी है। अभी तक तो अंबेडकर का आंदोलन चल रहा था, यहाँ कर रहे थे, वहाँ कर रहे थे और सवर्ण समाज उससे पूरा दूरी बनाए हुए खड़ा था। इसके बाद पूरे समाज को महसूस हुआ कि दलितों के अधिकारों की उपेक्षा करके नए भारत को बनाया नहीं जा सकता। तो ये उसकी एक और बड़ी उपलब्धि थी। भले ही उसमें जो अंबेडकर जितना चाहते थे उन्हें नहीं मिला, पर इसकी अगर आप देखें, इसकी जो फॉल आउट है, इसके जो सकारात्मक चीज़ें हैं, उनका बहुत गहरा प्रभाव उस समय भी, उसके पूना पैक्ट के बाद आज़ादी के आंदोलन में उस प्रकार से पड़ने लग गया। और आज़ादी के बाद तो जब संविधान बना तो उसमें उस चीज़ को और गहराई से रेखांकित करके समाज में थोड़ा बहुत जो बदलाव आया उसकी शुरुआत हुई। पूरा बदलाव तो और दूसरा ये कि इस पूना पैक्ट के बाद या इस सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग रख के अंबेडकर ने और फिर इसको समझौते तक ले जाकर एक तरह से उनकी हैसियत पूरे देश भर में एक बड़े नेता की बन गई। वो माने जाने लगे कि जो दलित जातियां हैं उनके नेता अगर हैं तो बाबा साहब अंबेडकर हैं। और इस वजह से उनकी जो हैसियत बढ़ी, उसकी जरूरत कांग्रेस को भी पड़ी। और फिर हम देख रहे हैं कि संविधान निर्माण के समय कैसे उनकी दूसरी योग्यताएं थी। वो जो संविधान संबंधी मामले, उनके बहुत बड़े जानकार थे, उन्होंने बहुत इसका अध्ययन किया था और इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छा समझते थे वो। तो उसकी वजह से संविधान निर्माता की भूमिका भी उनको दी गई। देखिए, इसमें अंबेडकर जी के बारे में जितना कहा जाए कम है कि जिस वंचित समाज को शिक्षा से वंचित रखा गया था, उसी में से एक व्यक्ति निकला जो सबसे ज़्यादा शिक्षित था और आज़ादी के आंदोलन के जितने भी नेता हुए उनमें उनके पास सबसे ज़्यादा डिग्रियां थी, सबसे ज़्यादा ज्ञान का भंडार उनके पास था। नंबर एक। नंबर दो, उनकी जो प्रतिबद्धता थी, वो खुद उस समाज से आते थे, उस समाज की पीड़ा समझते थे। इसलिए उन्होंने गांधी को से डायलॉग में कहा, बापू मेरा तो कोई देश नहीं है, मेरा देश नहीं है, मेरे पूरे समाज की उपेक्षा की जा रही है। और तीसरी बात जो आपने रेखांकित की है वो भी बहुत सही है कि उस समय तक बहुत अलग अलग एरियाज में दलितों के नेता उभर रहे थे, जैसे MC राजा थे, अच्युतानंद वगैरह थे। पर उनके इस रोल के बाद सब नेताओं को समझ गया कि जो अंबेडकर हैं वो हमारे सबसे बड़े नेता हैं, क्योंकि उनकी प्रतिबद्धता, उनका ज्ञान, उनकी सूझबूझ और उनके आंदोलन, ये सब के कारण। अच्छा, आपने कहा उन्होंने संविधान समिति का अध्यक्ष तो बनाया, पर ये देखिए कि उनको भारत की पहली कैबिनेट में भी रखा गया एज ए लेबर मिनिस्टर। ये हम लोग भूल जाएंगे कि लेबर रिफॉर्म्स में जितना काम अंबेडकर के समय हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण था। आज उसको कोई याद नहीं रखता, केवल उन्होंने दलितों के लिए जो किया वो याद रखते हैं। पर मैं बताना चाहूँगा आपको कि उस समय मजदूरों की जो हालत खराब थी, कम वेतन, काम के घंटे ज़्यादा और उन पर जिस प्रकार के अत्याचार होते थे, अंबेडकर ने पूरा एक उनके सुधार के लिए लेबर मिनिस्टर के रूप में काम किया। फिर तीसरा देखिए, महिलाओं के लिए, हमें लगता है वो केवल दलितों के लिए नेता, पर अगर आप उनकी रचनाओं की गहराई में जाएं तो औरतों की बराबरी के लिए भी वो उतनी बात करते हैं। और ये बात हिंदू कोड बिल बनाते समय रिफ्लेक्ट होती है। आज तो हिंदू कोड बिल की बहुत आलोचना हो रही है, वो बात अलग है, पर उनका आधार क्या था? हिंदू कोड बिल का आधार क्या था? हिंदू कोड बिल का आधार था कि स्त्रियों को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। तो इसलिए जो, अगर मैं कहूँ कि भारत का रूसो जो एक क्रांति का वैचारिक आधार, वो तो सबसे बड़ा वैचारिक आधार अंबेडकर के माध्यम से ही हमें मिलता है। जी, अंतिम टिप्पणी ये कि ये पूना पैक्ट ही था जिसकी वजह से आजाद भारत में एक आरक्षण व्यवस्था आकार ले पाई। अगर पूना पैक्ट नहीं होता तो आरक्षण को भी शायद जो उस समय के सवर्ण ब्राह्मण थे संविधान का हिस्सा नहीं बनने देते। तो उन्होंने पूरी उसके बाद की पूरी सदी को और आज तक को प्रभावित किया। सोचिए, इतना जबरदस्त प्रभाव। अगर हम देखें तो
गांधी के बाद और किसी नेता का नहीं पड़ा है समाज पर, और गांधी का प्रभाव भी अब उतना उस तरह से हम देख रहे हैं पिछले 20-25 सालों में। अंबेडकर का प्रभाव ज्यादा दिख रहा है गांधी के बनस्पत। मैं इस बात से सहमत हूँ। अगर पूरे विश्व में भी देखिए तो पूरे विश्व में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज उनके नाम पे चेयर्स खड़ी कर रही हैं, उनकी मूर्तियां लगाई जा रही हैं, उनकी किताबों की बड़ी लाइब्रेरी हो रही है, और दलित स्कॉलरशिप नाम का जो अध्ययन है वो दुनिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में किया जा रहा है। और आज भी मैं तो इस बात को मानता हूँ कि भारतीय महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया, और उसका जो वैचारिक आधार है फिलॉसफी, वो मुख्य रूप से अंबेडकर के विचारों के माध्यम से आती है। भले ही वो इस आंदोलन से समांतर अपना काम करते रहे, क्योंकि भारत में दलित समाज इतना बड़ा है, उसको मुक्ति के लिए सामने लाने के लिए उन्होंने इस प्रकार से किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी आज की बातचीत के लिए। पूना पैक्ट कितना महत्वपूर्ण है हमारे दर्शकों को बताने के लिए, किस तरह से उसने पूरी राजनीतिक व्यवस्था को और बल्कि समाज व्यवस्था को भी प्रभावित किया, क्योंकि जब आरक्षण हुआ तो समाज भी बदला, समाज के नियम कायदे भी बदल रहे हैं, हिंदू समाज को बदलना पड़ रहा है, और कम सही लेकिन दलितों को स्वीकार करना पड़ रहा है। और ये आंदोलन आगे बढ़ेगा तो उन्हें बराबरी का दर्जा पूरी तरह से देने के लिए भी मन बनाना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।